सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। ये क्रॉलिंग होता क्या है? जब हम किसी इंडक्शन मोटर में सप्लाई प्रदान करते हैं तो हमारा इंडक्शन मोटर किस गति से घूमना चाहिए? एनएस गति से क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए। परंतु ये अगर किसी कारणवश एनएस गति से न घूम के किस गति से NS/7 गति से यह घूमने लगता है, तो जिस कारण से NS/7 गति से घूमता है इसे उस कारण को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉलिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्रॉलिंग इफेक्ट आता क्यों है? ये सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है? ये क्रॉलिंग इफेक्ट आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण इंडक्शन मोटर में जो प्रभाव पड़ता है या जो ये इफेक्ट उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉलिंग कहते हैं। अब ये हार्मोनिक्स आ गया, तो हार्मोनिक्स सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है टाइम हार्मोनिक्स और दूसरा होता है स्पेस हार्मोनिक्स। तो हम इसमें स्पेशली पढ़ेंगे स्पेस हार्मोनिक्स। तो इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो एयर गैप उत्पन्न होता है या रहता है उसमें जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं उसे ही हम कहते हैं स्पेस हार्मोनिक्स। तो अब आगे इसमें आ गया स्पेस हार्मोनिक्स, यानी हार्मोनिक्स उत्पन्न कैसे हुआ। तो जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई प्रदान करते हैं उसके स्टेटर में, तो एक फंडामेंटल फ्लक्स उत्पन्न होता है, परंतु इसको न चाहते हुए हमें न चाहते हुए भी क्या हो जाएगा? फंडामेंटल फ्लक्स के सिवाय यानी इसके अतिरिक्त बहुत सारे फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्लक्स, यानी कम वैल्यू वाले फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। और जो फंडामेंटल फ्लक्स के अतिरिक्त जितने भी फ्लक्स उत्पन्न होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो हार्मोनिक्स क्या होता है? इवन और ऑड, यानी सम तथा विषम। तो इवन हार्मोनिक्स क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो सम वाले हैं वो इवन है। तो इवन हार्मोनिक्स को केवल सिमेट्रिकल सप्लाई दे करके हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम जब AC प्योर साइनोसाइडल वेव देते हैं तो ये क्या होता है? जितना पॉजिटिव रहता है उतना निगेटिव। तो इस कारण से क्या हो जाता है? इवन हार्मोनिक्स हमारा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इवन हार्मोनिक्स का कोई भी वो नहीं होता। अब आता है हमारा ऑड हार्मोनिक्स। तो ऑड हार्मोनिक्स में कौन कौन सा हार्मोनिक्स आ जाएगा? पहला रहेगा 3, 5, 7, यानी 3, 5, 7, 9 ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो क्या थर्ड हार्मोनिक्स, उसके बाद से 9th हार्मोनिक्स, आगे और भी आएंगे। तो ये सब क्या रहते हैं? एलिमिनेट रहते हैं। तो ये कैसे एलिमिनेट रहते हैं? तो अगर जो किसमें 360 में ये एक जो भी वाइंडिंग होता है, इन एक वाइंडिंग में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है? 120। तो 120 डिग्री डिफरेंस होने के कारण अगर जो इसमें 3 से मल्टीपल कर दें तो ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? 360। तो अर्थात एक पूरे राउंड में ये क्या हो जाता है? इवन हार्मोनिक्स, अर्थात थर्ड वाला हार्मोनिक्स हमारा ख़त्म हो जाता है। अगला आ जाएगा 6th हार्मोनिक्स। अगर जो 120 में आप किससे गुणा कर दें? 6 से, तो ये क्या हो जाएगा? 720। तो ये 2 राउंड होने के पश्चात हमारा क्या हो जाएगा? 6th हार्मोनिक्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 6th हार्मोनिक्स कब ख़त्म हो जाता है? केवल सिमेट्रिकल सिग्नल प्राप्त देने से ही। अब अगला आ जाएगा 9th हार्मोनिक्स। तो 9th का मतलब क्या हो जाएगा? 120 में 9 से मल्टीपल कीजिए तो कितना आ जाएगा? जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो इसमें जब 360 से भाग करेंगे तो ये कितने? 9 बार में 9, अर्थात कितने बार में जा रहा है? 360 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। और जब 3 बार में ख़त्म हो जाएगा तो ये अर्थात क्या हो जाएगा? तीसरे राउंड में जा कर के हमारा ये 9th वाला हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो 3 या 3 से मल्टीपल
3 से मल्टीपल जितने भी हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता। अब बाकी बच गया कौन सा, 5th 7th 11th और 13 यानी 13। इन हार्मोनिक्स को हमें ख़त्म करना पड़ता है। तो इन हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए हम बहुत से विधियों का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा ये हार्मोनिक्स होता है इसी के कारण से ही क्या उत्पन्न होता है, क्राउलिंग इफेक्ट। तो क्राउलिंग को जब किया गया, मतलब क्राउलिंग को जब प्रदर्शित किया गया, देखा गया, तो उस क्राउलिंग को देखते हुए क्या हुआ, एक फार्मूला बना, H बराबर 6K + -1, अर्थात H बराबर यहाँ पे देखा है 6 + -1, 6K + -1। अब यहाँ पे K का मान आप क्या रख सकते हैं, 1 2 3 जो चाहे रख सकते हैं। तो ये जो है ये हार्मोनिक्स को देख के रखा गया। अगर जो इस फार्मूले से आप देखेंगे H K बराबर 1 रखें तो H बराबर क्या हो जाएगा, 6 + -1। तो यहाँ पर एक होता है कौन सा, फॉरवर्ड हार्मोनिक्स, और एक होता है बैकवर्ड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड हार्मोनिक्स देखें, फॉरवर्ड हार्मोनिक्स, और ये बैकवर्ड हार्मोनिक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 -K 1, 6K -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6K + 1। अगर जो K का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7th। 2 रख रहे हैं तो इसमें से क्या आ जाएगा 11th, और ये 13। इस प्रकार से हार्मोनिक्स आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल 5th और 7th को मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि 11th और 13 का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होता है, अर्थात इनका मान बहुत कम होता है, जो इफेक्ट लगभग इनका नगण्य होता है। इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। परंतु जो 5th हार्मोनिक्स होता है और 7th हार्मोनिक्स होता है इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, इन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो हम जब हम सप्लाई प्रदान करते हैं तो इसमें 5th हार्मोनिक्स और 7th हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है, और जैसे ही 5th व 7th हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है तो ये फंडामेंटल जो टार्क होता है उसे सिमेट्रिकल न करके असिमेट्रिकल कर देते हैं, अर्थात इधर उधर कर देते हैं, जिसके कारण से हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो नॉर्मली NS अर्थात सिंक्रोनस स्पीड से न घूम के क्या करता है, NS/7 अर्थात 7th हार्मोनिक्स के स्पीड से घूमने लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये है क्या, ये है फंडामेंटल टॉर्क। अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NS। हमारा NS तो ये है, लेकिन लगभग इसको माने तो यहाँ तक हमारा मोटर चलता है। परंतु जब ये 7th और 5th हार्मोनिक्स आता है तो ये 5th हार्मोनिक्स क्या होता है, बैकवर्ड हार्मोनिक्स होता है। ये होता है, और 7th हार्मोनिक्स क्या होता है, ये हो गया हमारा 7th हार्मोनिक्स। अगर जो हमारा लोड टॉर्क, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, लोड टॉर्क है, तो ये क्या है, ये जो हमारा है ये बैकवर्ड है, अर्थात कौन सा टॉर्क उत्पन्न करेगा, बैकवर्ड टॉर्क उत्पन्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बैकवर्ड क्या है, हार्मोनिक्स है, अर्थात ये ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा। इस मेन टॉर्क को क्या करेगा, ब्रेक प्रदान कर देगा, अर्थात डायरेक्ट विरोध करेगा। अब हमारा आ जाएगा 7th हार्मोनिक्स। इस 7th हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है, जब ये 7th हार्मोनिक्स रहता है तो इस कंडीशन में जब ये वाला होता है तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक ये क्या करता है, मेन जो हमारा क्या रहता है,
टॉर्क रहता है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सेक्शन जो होता है यहाँ पर इसका विरोध करता है, अर्थात कम कर देता है हमारे फंडामेंटल टॉर्क को। तो इस कारण से क्या होता है, इस टॉर्क का मान सिमेट्रिकल ना होकर असिमेट्रिकल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है ये टॉर्क एक लीनियर ना होकर क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। जैसे अगर जो इसका हम निकालें क्या, इन सबको एक साथ लेकर हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये बैकवर्ड टॉर्क। तो यहाँ से ये हमारा हो गया कौन सा टॉर्क, ये। अब यहाँ से कौन सा टॉर्क होगा हमारा, ये सेवेंथ हार्मोनिक्स टॉर्क। और इसके पश्चात क्या हो जाएगा हमारा ये वाला फंडामेंटल टॉर्क। तो अगर लोड टॉर्क का मान ये है, ये हमारा क्या है लोड टॉर्क, तो हमारा हम किस स्पीड से डिज़ाइन किए हैं कि मोटर चले NS, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा फंडामेंटल टॉर्क है यहाँ पे लोड टॉर्क से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और जैसे ही हमारा ये लोड टॉर्क से कम होगा तो हमारा मोटर क्या होगा, इसी स्पीड से, अर्थात ये कौन सा स्पीड है NS/7 के स्पीड से हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट करने लगेगा। तो ये हुआ किस कारण से, ये क्यों NS/7 के स्पीड से रोटेट किया, तो ये सेवेंथ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के कारण ही क्या किया, NS/7 स्पीड से रोटेट किया। तो इस कारण से अर्थात सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण से जब हमारा इंडक्शन मोटर NS/7 स्पीड से घूमता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेवेंथ हार्मोनिक्स। अब आता है हम हार्मोनिक्स को क्या, ये इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमारा मोटर क्या होता है, स्लो, काफ़ी स्लो चलने लगता है। और जब स्लो चलेगा तो इसके कारण से क्या होगा, हमारा मेन फंडामेंटल फ्लक्स किस स्पीड से घूम रहा है, NS स्पीड से, और ये किस स्पीड से, NS/7। तो रोटर तथा स्टेटर के फ्लक्स में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और जैसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो रोटर में जो वोल्टेज होगा वो काफ़ी हाई बिल्डअप होगा, इस कारण से रोटर करंट का मान बढ़ जाएगा। और जैसे ही रोटर करंट का मान बढ़ेगा तो हमारा स्टेटर करंट का मान भी बढ़ जाएगा। जब करंट का मान बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से ये स्टेटर वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, I2RT लॉस का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे मोटर में क्या हो सकता है, हैवी डैमेज हो सकता है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, सेवेंथ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको शॉर्ट पिच कॉइल करते हैं। अर्थात जो हमारा फुल पिच होता है वो उसमें कितना डिग्री का एंगल होता है, किसी भी अगर दो जितने भी होते हैं उनका पिच कितना होता है, फुल पिच के लिए जितना भी होता है उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, 180। तो हम क्या करते हैं 180 ना करके कम करते हैं। अब इसे देखिए, उसके पश्चात ये देखिए, अब क्या होता है, दो क्रमागत पोलो अर्थात दो एक के बाद एक पोलो के बीच में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम इसे 180 डिग्री ना करके क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, अर्थात शॉर्ट पिच कॉइल कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा हार्मोनिक्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसे शॉर्ट पिच करने से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, हमारा नेट वोल्टेज का मान कम हो जाता है। और जब नेट वोल्टेज का मान कम होता है तो टॉर्क से लेकर हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर जो मान लीजिए ये कोई कॉइल है, ये फुल पिच कॉइल है, तो इसमें ई इस साइड में जनरेट हो रहा है और ई
इस साइड में। अगर टोटल इसमें वोल्टेज देखा जाए तो कितना हो गया 2 इंटू ई, ये हो गया। लेकिन अब हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट पिच कर देना। इतना वाइंडिंग ये सेक्शन जो है इतना, ये वाला इतना, ये और ये, यहाँ से ये और ये कट करके निकाल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई तो यहाँ है मान लीजिए, तो यहाँ से ये ई ना होके क्या हो जाएगा ई। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही वोल्टेज का मान कम होगा तो हम कौन सा नियम लगा लेंगे, फेजर सम करेंगे। और जब फेजर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये पहले क्या था ई इंटू ई, अब ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले अगर जो उसको जब जोड़ते हैं फेजर सम में तो क्या होता है हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से यही है, ए की जगह पे आप रख लीजिए ई और बी की जगह पे रख लीजिए ई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये ई मिल के हो जाएगा 2e और ये ई इंटू ई मिल के क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 2e स्क्वायर प्लस 2e कॉस अल्फ़ा। यहाँ से यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे ई स्क्वायर कर लेंगे कॉमन। तो जब ई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा ई। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई बाहर निकल जाएगा ई। अब ये 2 कॉमन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब ये 1 प्लस कॉस अल्फ़ा है तो इसे हम कॉस अल्फ़ा बाई 2 वाले फॉर्म में क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर 2 है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा ई, और ये अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2 यहाँ है और 2 ऑलरेडी पहले से है। तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से अगर जो इसके बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2e कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये होता है हमारा क्या, शॉर्ट पिच कॉइल में कितना वोल्टेज बिल्डअप हुआ। तो अब आता है यहाँ इसके पश्चात पिच फैक्टर Kp। तो पिच फैक्टर का मान क्या होता है, पिच फैक्टर का मान क्या होता है, शॉर्ट पिच कॉइल में उत्पन्न हुआ वोल्टेज बटे में फुल पिच कॉइल में उत्पन्न हुआ वोल्टेज। तो पिच फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, Kp। Kp क्या होगा, ई शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन ई फुल पिच कॉइल। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kp बराबर क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट पिच में कितना वोल्टेज जनरेट हुआ ये है, तो ये हो जाएगा 2e कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपान में क्या हो जाएगा, फुल पिच में कितना है 2e। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। यही होता है पिच फैक्टर। ये हमारा क्या हो गया पिच फैक्टर। अब आता है क्या कि हम किस हार्मोनिक्स को क्या करें, एलिमिनेट करें। अब आता है जैसे अगर जो ये फर्स्ट के लिए है, ये फंडामेंटल के लिए है, 1 के लिए है। पहले इसे मिटा लेते हैं।
फॉर फंडामेंट, ये क्या है, KP1 है। अगर जिसे KP1 माना जाए तो क्या है, cos 1 इंटू अल्फ़ा बाई 2। अगर जिसे KP2 माना जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो KPN देखा जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा, cos n इंटू अल्फ़ा बाई 2। ये होता है हमारा क्या, पिच फैक्टर का फार्मूला। अब इसी पिच फैक्टर के फार्मूले से हम क्या करेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक्स और सेवन्थ हार्मोनिक्स या किसी भी हार्मोनिक्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो क्राउलिंग स्पेशली है क्या, क्राउलिंग सेवन्थ हार्मोनिक्स के कारण जब हमारा हमारा स्पीड अर्थात हमारे इंडक्शन मोटर का स्पीड ns/7 हो जाता है, अर्थात हमारे इंडक्शन मोटर का स्पीड घट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्राउलिंग इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, मोटर में हीटिंग फिनोमिना बढ़ जाती है, अर्थात मोटर हीट होने लगता है तथा जलने का भी चांस रहता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फंडामेंटल वेव एंड सेवेंथ हार्मोनिक्स वेव। तो अगर जो ये देखा जाए कि सेवेंथ हार्मोनिक्स तथा हमारा मेन फ्लक्स है, इन दोनों के स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर जो देखा जाए तो ये क्या है, NS हमारा क्या है, NS है हमारा मेन फ्लक्स। अगर जो इसके स्पीड में से ns/7 स्पीड घटा दें तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड का मान मिल जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7 इंटू NS माइनस NS/7। तो ये क्या हो जाएगा, 6 NS/7। तो ये होता है हमारा क्या, रिलेटिव स्पीड बिटवीन मेन फ्लक्स एंड सेवेंथ हार्मोनिक्स फ्लक्स। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फंडामेंटल फ्लक्स and seventh harmonics flux। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो फंडामेंटल का कितना है, NS माइनस NS/7। तो इसका मान कितना आ गया था, NS 6 इंटू NS/7। अब अगला आता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन, व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन fundamental flux and fifth harmonics flux। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो ये है हमारा NS माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस NS/5
फिफ्थ हार्मोनिक्स का क्या हो जाएगा NS माइनस माइनस NS/5। ये क्यों होगा, क्योंकि वो उसी के डायरेक्शन में, अर्थात इस डायरेक्शन में हमारा रोटर घूम रहा था, तो इसी डायरेक्शन में सेवेंथ हार्मोनिक्स था। लेकिन ये जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है ये क्या है, ये इसके विपरीत डायरेक्शन में है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा यहाँ पे NS माइनस माइनस NS/5। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा NS माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस NS/5। तो ये हो जाएगा 6 इंटू NS/5। अगला है क्या, अगला है व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन सेवेंथ हार्मोनिक्स एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स। इसका मान क्या हो जाएगा, तो सेवेंथ हार्मोनिक्स क्या है NS/7 और फिफ्थ हार्मोनिक्स हमारा क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक्स है माइनस माइनस NS/5। अब यहाँ पे फिर माइनस माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि जो NS/7 अर्थात ये फॉरवर्ड है, ये किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये मेन फ्लक्स का क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, अर्थात मेन फ्लक्स के साथ चल रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, और ये क्या है उसके विपरीत। तो इस कारण से यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा NS/7 प्लस NS/5। तो ये इसका LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा 35, और ये हो जाएगा 5 NS प्लस 7 NS। तो ये हो जाएगा 12 NS/35। तो ये रहा आज का हमारा हार्मोनिक्स। अब अगले वीडियो में देखेंगे कॉगिंग तथा कैसे हम इस हार्मोनिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस हार्मोनिक्स को ख़त्म करेंगे हम पिच फैक्टर के फार्मूले से। तब तक के लिए धन्यवाद।